हेलो एवरीवन। आज हम पाठ करेंगे मियाँ नसीरुद्दीन, जो कि कक्षा 11 का आरोह पुस्तक का पाठ 2 है। मियाँ नसीरुद्दीन पाठ कृष्णा सोबती जी ने लिखा है, जिनका जन्म 18 फरवरी 1925 में हुआ था। और उस समय यह पंजाब में जब जन्मी थी तब वह हिंदुस्तान में था, लेकिन वर्तमान समय में यह स्थान अब पाकिस्तान में है। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती जी का विशिष्ट एक स्थान है और वे मानती है कि कम लिखना ही विशिष्ट लिखना है। कम से कम लिखा जाए लेकिन अच्छा लिखा जाए, यही कृष्णा सोबती जी का मानना है। और उन्होंने कई तरह के संस्मरण भी लिखे हैं, जैसे जिंदगी नामा, झूठा, सच, आधा गांव, इस तरह से। मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई का अर्थ होता है जो नान बनाते हैं, कई तरह की रोटियां बनाते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। मियाँ नसीरुद्दीन। साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नान बाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। अब यहाँ लेखिका स्वयं के बारे में कह रही है कि मटिया महल की तरफ वो जाती है और वहाँ हजारों मसीहों में एक नान बाइयों के मसीहा है। नान बाइयों मैंने आपको अभी बताया, जैसे नान बाई का अर्थ होता है रोटी पकाने वाला। तो नान जो एक तरह की रोटी होती है, कई तरह की रोटियां जो जिसको पकानी आती हो, उसे नान बाई का मसीहा कहा गया है। और वो लेखिका ने बताया है कि वो है मियाँ नसीरुद्दीन। हुआ यह है कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गडिया मोहल्ले की ओर निकल गए। जामा मस्जिद दिल्ली की बात की जा रही है यहाँ पर। वहाँ में एक मटिया महल यानी कि पुराने समय के एक महल के बड़े ही तंग से मोहल्ले की ओर लेखिका चली गई। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे के ढेर संते देख ठिठके। अचानक से वहाँ एक अंधेरी सी दुकान में जहाँ आटे को गूंथा जा रहा था, गूंथने के समय जो उसकी पटापट की आवाज़ हो रही थी, उसे देखकर लेखिका और उसके साथी लोग ठहर गए। सोचा सेवियों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नान बाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। मतलब उन मियाँ नसीरुद्दीन एक ऐसे नान बाई है जिनको 56 किस्म की रोटियां बनानी आती है। हमने जो अंदर झांका तो पाया कि मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, मतलब जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर, मतलब जो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी कठिनाइयाँ आई हो, ऐसा उसके चेहरे से ही दिख रहा है। और वह कारीगर भी है, जो अच्छा कारीगर होता है उसके अपने ही अलग तेवर होते हैं, वो भी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे हैं। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाइए। ग्राहक यानी कि कस्टमर समझकर मियाँ नसीरुद्दीन ने पूछा, हाँ जी बताइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। पंच हजारी उस सेनापति को कहा जाता है जिसके अंडर 5000 सैनिक काम कर रहे हैं, उसका रुतबा अलग ही होता है। तो ऐसे ही मियाँ नसीरुद्दीन का अंदाज था, उन्होंने सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मतलब पहले की बात में उन्होंने जोड़ना शुरू किया, पूछना शुरू किया, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, मतलब अखबार में लिखने वाले तो नहीं हो तुम? यह तो खोजियों की खुराफत है।
मतलब कि वो खोजबीन करते रहते हैं अखबार लिखने वाले और पढ़ने वाले। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। अब यहाँ जो लेखिका बता रही है कि मियाँ नसीरुद्दीन अखबार पढ़ने वाले और उनको बनाने वाले दोनों ही निठल्ले हैं, मतलब उनको कुछ काम नहीं है। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ आने की तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। अब लेखिका कहती है कि पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। मतलब तरह तरह की रोटियां पकाने का जो आप में तजुर्बा है, जो आप में एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो आपने कहाँ से लिया। मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, मतलब हमारी तरफ देखकर, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब। पूछिए साहब, नान बाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, या मीना साज के पास, या रफूगर अंग्रेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। अब यहाँ मियाँ नसीरुद्दीन क्या कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं जब रोटियां पकाने का काम कर रहा हूँ तो इतना, मतलब जो मेरा पेशा है, जो हमारा ख़ानदानी पेशा है, वो मैं सीखने के लिए, मतलब किसी नगीना साज जो नगीने को ठीक करता हो, नगीना बनाता हो, आईना साज जो शीशा कांच का को सजाने काम करता हो, ठीक है, मीना साज रफूगर जो रफू करता है, रंगरेज जो चुन्नियों के डाई वगैरह करने का काम करता है कपड़े को, ठीक है, या तेली के पास, मैं इनके पास थोड़ी जाऊंगा, ये तो हमारा खानदानी पेशा है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने उस्ताद वालिद उस्ताद से ही। वालिद यानी कि अपने पिता की बात कर रहे हैं वो, कि मियाँ नसीरुद्दीन कह रहे हैं कि इल्म की बात पूछें, कि मेरे अनुभव की अगर आप बात पूछें तो मैंने अपने पिता से ये सब कुछ सीखा है। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई और पेशा अख्तियार करें। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर भी बैठे उन्हीं के टिये पर। मतलब कि पहले यही ठैया मेरे वालिद, मेरे पिताजी जो है वो चलाते थे, उसके बाद उनके हुनर को मैंने ले लिया और फिर मैं भी इसी जगह पर खाना पकाने का, रोटी बनाने का काम करने लगा। आपके वालिद, ये लेखिका पूछ रही है। मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नान बाई गड़िया वाले के नाम से। मतलब वो अपने पिता के बारे में अब बता रहे हैं। और उनके वालिद यानी कि उनके दादाजी, मियाँ नसीरुद्दीन के दादाजी हो गए ना वो, यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नान बाई मियाँ कल्लन, वो उनका नाम भी बता दिया अब उन्होंने। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो, ये लेखिका पूछ रही है। नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहत से नहीं। हाँ, ये मियाँ नसीरुद्दीन ने बता दिया कि काम करने से ही आता है, अकेले नसीहत देने से कोई काम नहीं आता है, ठीक है ना। बजा फरमाया है, मतलब सही फरमाया है। पर यह तो बताइए ही बताइए कि जब आप इस काम पर लगे, यानी कि जो भट्ठी की ओर इशारा कर रही है लेखिका, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। अब यहाँ लेखिका उनसे कुछ और पूछने की कोशिश कर रही है। मियाँ नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे, मतलब बीड़ी पी रहे थे वो, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताएं, दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, मतलब एक शिक्षक के यहाँ जब एक बच्चा सीखने बैठेगा तो वो जैसे जैसे शिक्षक कहेगा वैसे वैसे बच्चा कहता है। और यही बात मियाँ नसीरुद्दीन उदाहरण के लिए कुछ शब्दों को ले रहे हैं और फिर समझा रहे हैं। कह आलिफ, बच्चा भी कहता है आलिफ। कह बे, बच्चा भी कहता है बे। कह जीम, बच्चा भी कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी। बात बीच में ही छोड़ सामने से गुजरते हुए मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो मीर साहब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? मीर साहब को उन्होंने पूछा, आना किसके लिए? कि रोटियां लेने के लिए। मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। अब दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना,
अब लेखिका जो उन्होंने बात छोड़ी थी उसी को ही पूरी करने के लिए पूछ रही है। इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं ही सिर हिला दिया और सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे मतलब स्कूल में भेजा तो बच्चा न कच्ची में बैठा न बैठा वह पक्की में न दूसरी में और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का मतलब क्लासेस का क्या हुआ। अब देखिए आगे मियाँ नसीरुद्दीन खुद ही अपनी बात को एक्सप्लेन भी करेंगे। अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या। मतलब कि मियाँ नसीरुद्दीन उनसे ही क्वेश्चन पुट कर रहे हैं जो उनसे क्वेश्चन पुट करने के लिए आए थे। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब कि उनके बच्चे छोटे हैं, उनके पोते मियाँ नसीरुद्दीन के, और वो बच्चे इतनी सी बात में खिलखिला के हंस दिए। मतलब कि दांत टूटने शुरू हो चुके हैं, कुछ एक दांत बचे हैं, इसलिए लेखक ने बोला है कि बचे खुचे दांतों से। मतलब मेरा क्या साफ न था। लो साहिबों, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। मतलब कि जो मैं बात कह रहा हूँ उसका मतलब अभी समझाता हूँ तुम्हें। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते। अब देखिए उसने क्लासेज की जो बात की, कच्ची में नहीं बैठा, पक्की में नहीं बैठा, दूसरी में नहीं बैठा, तीसरे में सीधा बैठ जाता, तो क्या हमें हुनर आता। उसी बात को अपने काम से कंपैरिजन कर रहा है कि अगर हम बर्तन धोना न सीखते, अगर हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी में आँच देना न सीखते, तो हमें ये हुनर नहीं आता कि रोटियां पकानी फिर हम कैसे सीख जाते। रोटियां पकाने के लिए जो जो कार्य जरूरी है पहले वो भी तो करने होते हैं ना। मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मंजे अंदाज में कहा, मंजे हुए अंदाज मतलब उनका जो पुराना स्टाइल था जिसमें वो हुनर था उनमें। कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। मतलब कुछ सीखने के लिए हमें किसी और चीज़ के लिए को भी सीखना पड़ता है। सिर हिलाया, हे साहिब माना। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता कोमचा तो क्या यहाँ बैठे होते। मतलब कि अगर आज मैंने ये बट्टी वगैरह नहीं लगाई होती तो तुम लोग भी मुझसे क्वेश्चन पूछने के लिए बैठे नहीं रहते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी कोई नानबाई है। कि मियाँ नसीरुद्दीन अपनी बात से भटक रहे थे। उस भटकते हुए इंसान को वापस उसी बात पर लेके आई है अब लेखिका। मियाँ ने घूरा, बहुत तेरे, पर खानदानी नहीं। मतलब बहुत सारे हैं लेकिन खानदानी इनमें कोई नहीं है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे पूर्वजों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नान भाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। मतलब कि तुम नान के अलावा और कुछ नई चीज़ खिला सकते हो क्या। हुक्म कीजिए जहाँपना। तो हमारे उनके पिताजी ने उनको जवाब दिया होगा कि हुक्म कीजिए जहाँपना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़। अब लेखिका उत्सुक हो गई इस बात को सुनकर कि क्या उनसे ऐसी चीज़ बन गई जो आग से पकी ना हो और पानी से बनी ना हो। क्यों न बनती साहब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। मतलब कि उन्होंने खा भी ली और सराहा भी बहुत। ठीक है, अब लेखिका आगे और क्वेश्चन पुट कर रही है। लगा हमारा अन्ना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था, कोई खास सी चीज़ थी। मियाँ कुछ देर तो सोच में खोए रहे। सोच पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले। मतलब सोच के कुछ बताने वाले थे लेकिन एकदम से रुखाई नाराज़ से होकर बोले, यह हम न बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि वह एक कहावत है ना कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे पूर्वजों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मतलब उनके जब पूर्वज थे वो ऐसे ही थे, इसीलिए यह कहावत गढ़ी गई। अब देखिए वो अपने पूर्वजों की अपनी बड़ी तारीफें किए जा रहे हैं मियाँ नसीरुद्दीन जी। मज़ा लेने के लिए टोका,
कहावत यह सच्ची भी है कि, फिर रुक जाते हैं अब। मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है, आप ही बताइए। मतलब उनकी बात को बीच में ही काट दिया। उन्होंने पूछा ना कि कहावत यह सच्ची भी है कि, या फिर उन्होंने पूछा ही था, मियाँ ने तो बोल दिया कि यह सच्ची है, भाई झूठी थोड़ी है। आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। मतलब लेखिका और उनके साथियों को सिर हिलाना पड़ा कि मियाँ नसीरुद्दीन, तुम जो कह रहे हो वो सही है। इस बीच मियाँ ने किसी और को भी पुकार लिया, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। अब वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, लड़की के लिए पूछ रहे हैं, भाई वह लड़की नहीं आई रुमाली लेने? रुमाली किसी रोटी का नाम है, ठीक है, तो शाम को मंगवा लेना। ये बात भी बोल रहे हैं। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। अब लेखिका और पूछ रही है। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए, अरे बात ही तो पूछेगा, जान तो नहीं लेवेंगे उसमें भी। अब क्या देर, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हो। मतलब खुद से कहना शुरू हो गए हैं कि अब तो मैं 70 का हो गया हूँ। वालिद मरहूम तो कूच कर गए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले या न मिले। मतलब हमारे पिताजी की तो उम्र 80 साल हो गई थी, लेकिन अब हमारी पता नहीं 80 साल होगी या नहीं। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन पाया तो कहा, अभी यही जानता था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। कि आपने अभी भी कहा ना कि शाही बावर्ची में किसी सलामत के यहाँ रोटियां पका के भेजी, तो उससे रिलेटेड अब लेखिका क्वेश्चन मिल गया। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना। हो तो चुकी साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्गों ने काम किया था। अब मियाँ नसीरुद्दीन फिर बिगड़ गए। कहते, अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? कह दिया ना बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है? हम खिसकियानी हंसी हंसे। मतलब कि उनको हंसी आ गई लेखिका और उनके साथियों को। वे सोचते हैं कि कुछ नहीं है, मियाँ जी अपनी तारीफ़ों के पुल कुछ ज़्यादा ही बांध गए। अब उनसे बात नहीं संभल रही है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। मतलब कि मैचिंग कर लेते कि जिस वक्त में आप बात कर रहे हो तो वो उसमें आपके पिता थे या दादा थे, इस तरह से वक्त से मिला लेते खूब। पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे, जैसे हमारी वो खिल्ली उड़ा रहे हो, मतलब हमारा मजाक उड़ा रहे हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ना, उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पना बादशाह सलामत ही ना है। फिर से लेखिका क्वेश्चन करती है, कौन से बहादुर जफर की? इतने मियाँ ने फिर खिंच कर बीच में उसके बात को काट दिया। बोलते हैं कि फिर अल्ट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता भी ज़रूरी है? अब मियाँ कहते हैं कि आपको कोई ये पत्र वगैरह थोड़ी लिखना है जो आपको सही सही नाम बताएं। ठीक है, जो बता रहा हूँ उतना ही लिख लीजिए आप। आगे, हमें बिटर बिटर, मतलब कि घूर घूर कर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ अब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। मतलब उनके क्वेश्चन का और आंसर नहीं देना चाहते थे मियाँ नसीरुद्दीन। वो फिर अपने शागिर्द जो अपने कारीगर उन्होंने रख रखे हैं उनको बोलते हैं कि भट्टी सुलगा लो तो फिर खाना पकाएं। लेखिका फिर क्वेश्चन करती है कि यह बब्बन मियाँ कौन है साहब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो, अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें कि आपके ये बेटियां हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छोड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। मतलब इसके अंदर लेखिका ने अब क्या बताया है कि वो उससे और क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, लेकिन जब मियाँ नसीरुद्दीन को गुस्सा आ रहा है क्वेश्चन पूछने पर, प्रश्न करने पर, तो उन्होंने फिर एक आध वैसे क्वेश्चन पूछे, पुरानी जो भी उन्होंने बोला था उनसे रिलेटेड नहीं पूछे। तो वो क्या पूछते हैं कि ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? खाली शागिर्दी नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। मतलब कि उनको लेबर भी दे रहा हूँ मैं। 2 रुपये मन आटे की मजूरी। मन आटा यानी कि 1 मन में 40 किलो होते हैं, उतने के लिए 2 रुपये दे रहा हूँ। ये काफ़ी पुरानी समय की बात है, इसलिए 2 रुपये आज आपको कम लग रहे होंगे, लेकिन उस समय में काफ़ी होते थे। और 4 रुपये मन मैदे की मजूरी, मतलब मैदे से जो रोटियां पकाई जा रही है
मैदे को फैलाने में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए नसीरुद्दीन कहते हैं कि मैं ऐसे मैदे की जब रोटियां पकानी हो तो उसके लिए मैं 4 रुपये इनको मज़दूरी के तौर पर देता हूँ। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती है? अब लेखिका फिर क्वेश्चन करते हैं, मियाँ को अब तक इस मजमून से कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी। मजमून जो उसके घर अतिथि आया था, जो लेखिका आई थी वो। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकरखानी, शीलमार, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। अब उसने कई रोटियों के नाम गिना दिए। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होता है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। मतलब कि तुनकी नाम की जो रोटी है वो पापड़ से भी ज़्यादा पतली होती है। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, मतलब कुछ पुरानी यादें उसको ताज़ा हुआई। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने और निकल गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। कि पहले तो मियाँ नसीरुद्दीन यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि पहले के ज़माने में कदरदान थे, वो हमारी रोटियों की तारीफ़ करके जाते थे। लेकिन अब क्या करते हैं लोग, तारीफ़ नहीं करते हैं, सिर्फ वो सोचते हैं कि हमने पैसा दे दिया है, ठीक है, उसके बदले में इन्होंने रोटी दी है, तो वो तारीफ़ भी नहीं करते हैं। तो इसलिए लास्ट में नसीरुद्दीन कहते हैं कि निकाली तंदूर से निगली और हजम, मतलब कुछ नहीं बोल के जाते हैं वो। ठीक है, ये था आपका पाठ मियाँ नसीरुद्दीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा।